Hello everyone. So welcome to Gate 2025 Toppers Talk. आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 31 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अनिल है। इनका पूरा नाम है अनिल देलू और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका एफर्ट बहुत रहा है। अगर इनके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो इन्होंने गेट 2021 मेडिजी में इन्होंने जो कोर्सेज किए हैं, इन्होंने लाइव ऑनलाइन कोर्स किया 2021 में, फिर 2022 में क्लासरूम कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था गेट 2023 में दिल्ली वाले सेंटर पर। फिर एसएससी जेई का नॉन टेक लाइव ऑनलाइन कोर्स किया 2023 में। फिर रैंक इम्प्रूवमेंट बैच किया 2025 में। फिर क्विक रिवीजन कोर्स 2023 में। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इन्होंने 2023 में भी दिया, 2024 में भी दिया, 2025 में भी दिया। और गेट के अटेम्प्ट की बात करें तो गेट 2023 इन्होंने दिया था और इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 1600 के अप्रोक्सीमेटली। और इसके थ्रू इन्हें कॉल भी आया था नालको से। नालको इज ए पीएसयू, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। फिर गेट 2024 में इनकी रैंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी 1027। फिर गेट 2024 में इंस्ट्रूमेंटेशन में इनकी रैंक थी 296। और गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनकी 31 है। तो अनिल, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से, क्योंकि आपने इतना एफर्ट किया है और वो एफर्ट रंग लाया है। अच्छा, आप ये बताइए कि लास्ट ईयर आपकी रैंक इलेक्ट्रिकल में 1027 थी, ठीक है? यस सर। इस बार 31 है। तो आपने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या खा पी करके गए थे, ऐसा क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया जो इस बार इतनी शानदार रैंक लेकर के आए? सर प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी अच्छी थी, हम्म। पर लास्ट टाइम कुछ ओटीएस जो अपनी टेस्ट सीरीज है हम्म। उसमें पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था पूरी हम्म। प्रॉपरली। तो उस वजह से काफ़ी जगह गलती हो रही थी। जो हम्म। क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। हम्म। और कुछ सब्जेक्ट थे जो अनकवर्ड रहे थे, जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था लास्ट टाइम मेरे। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट थे वो अनकवर्ड थे, तो उनका वेटेज लास्ट टाइम काफ़ी आया था। उसके हम्म। बाद मैंने सिली मिस्टेक्स भी कर दी, तो हम्म। उसके बाद उसकी वजह से रैंक्स काफ़ी कम रह गई। हम्म। इस साल मैंने अपना रैंक इम्प्रूवमेंट बेच लिया था, ज्वाइन किया था। तो उसमें मुझे एक तो सभी टीचर्स का मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में जो बेस नॉलेज था उससे एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। हम्म। और काफ़ी क्वेश्चन जैसे वर्कबुक होती है उसमें, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन एडेड रहते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो सब मैंने खुद से भी प्रैक्टिस किए थे साथ में, और क्लास चलती थी तो वहाँ पे जैसे डाउट आ रहे हैं तो वहाँ क्लियरिफिकेशन भी मिल गया था मुझे। तो हम्म। उससे मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो और बिल्ड हो गए। हम्म। उसके बाद मैंने मेडी जी की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट से पहले मैंने टाइमली स्टार्ट कर दिए फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि एक बार रिवाइज तो हो चुका था सिलेबस तो मेरा। तो उनको देता था एक टाइम के बाद कि जैसे एक वीक के बाद या 2 वीक बाद एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, तो जिससे फुल कि लेंथ सब्जेक्ट आपने रिवीजन हो स्टार्ट जाए। कब से किया? फुल लेंथ ये देना सर किया? मैंने सर लगभग अप्रोक्सीमेट नवंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग में कर दिया था। हम्म। उसके बाद मैंने फुल लेंथ दिए और कुछ पहले पार्ट टेस्ट दे रखे थे, तो हम्म। मैंने वहां से फुल लेंथ पे ज्यादा फोकस किया, हम्म। ताकि इस पूरा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स है वो कवर हो सके। और चीजें जब टेस्ट सीरीज में देते थे तो उसमें काफी चीजें रिकॉल होती थी, तो वो माइंड में भी रहती थी। और साथ में उस टाइम मैं सब्जेक्टिव रिवीजन पे भी काफी फोकस किया था, क्योंकि मैंने 2 ईयर कंटिन्यूस क्लासरूम कोर्स लिया था। तो हम्म। मेरे पास ये एडवांटेज था कि मेरे पास क्लासरूम में जो भी क्वेश्चन थे, हम्म। मैंने जो भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में हुए वो तो नोट डाउन थे मेरे नोट्स में। हम्म। एक एक्स्ट्रा शॉर्ट कॉपी बना ली जिसमें क्या कि जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, जैसे मटेरियल चेंज होता है, तो हम्म। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से नोट डाउन कर लिए। एग्जैक्टली, तो उससे एग्जैक्ट। पास मेरे लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए थे जो मेडी जी के क्लासरूम नोट्स में थे, तो उनसे मुझे काफी हेल्प मिलती थी। तो उसके बाद मैं टेस्ट देता था, और फिर मेरे टेस्ट में सिली मिस्टेक्स होती थी, पर इनको धीरे धीरे अवॉइड करता गया। और फिर क्लासरूम वाले जब 3-4 रिवीजन हो गए कंटिन्यूअस फुल लेंथ एकदम, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए कि अब जो चीजें दिमाग में है
उनको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं किया मैंने। हम्म। जो चीजें लगती थी कि रिवीजन के बाद, हम्म। लगभग दिसंबर में स्टार्ट किए थे शॉर्ट नोट्स बनाने मैंने, दिसंबर एंड में। तो सारे जो सब चीजें मेरे को लग सारे सब्जेक्ट के? नहीं सर, मैंने सारे सब्जेक्ट नहीं कवर किए थे जिनका वेटेज, जैसे कुछ सब्जेक्ट को केवल बेस लेवल पे ही पढ़ रखा था। हम्म। आरआईबी वगैरह उन्हीं का किया था जिनका वेटेज अच्छा रहता था, और साथ में मेरे वो सब्जेक्ट अच्छे थे। हम्म। तो मैंने ये सोचा था कि जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं उनमें मैं पहले उन्हीं को प्रिपेयर करूं, उनमें मिस्टेक ना हो मेरे, हम्म। ताकि उनमें फुल कवर हो सके। लास्ट ईयर मैंने मिस्टेक की थी कि थोड़ा हम्म। कवर करने के लिए मैंने जो अच्छे सब्जेक्ट थे उनमें भी काफी मिस्टेक कर गया था पेपर में। तो फिर मैंने वहां से शॉर्ट नोट्स बनाए, जो अच्छे वेटेज के भी सब्जेक्ट थे और जिनमें मेरे को इंटरेस्ट था। एक दो सब्जेक्ट थे जिनके नहीं बनाए थे मैंने, उनको केवल बेस लेवल पे तैयार किया था, कि क्योंकि मेरी उनमें कमांड नहीं थी सब्जेक्ट में इतनी। हम्म। बाकी अप्रोक्सीमेट 9-10 सब्जेक्ट के बनाए थे मैंने शॉर्ट नोट्स। वो फुल रिवीजन करके फिर बनाता था। जैसे अभी एक दो दिन रिवीजन हो गया जिसमें काफी हाफ पोर्शन कवर हो जाता था सब्जेक्ट का, तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स लिख लेता था साथ में ही। तो वो अलग से लिख ली, डायरी बना ली, ताकि जनवरी के एंड में उनको पढ़ सकूं। जैसे कि आपने पहले भी गाइडेंस वगैरह प्रोग्राम किया था, तो वहां हम्म। आपने बताया था कि अप्रोक्सीमेट एक वीक पहले क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करने आपको। तो हाँ। मैंने उसको भी काफी फॉलो किया था। तो उस टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले थे मेरे। तो वहां से मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ाई की थी, ना टेस्ट दिए, और उसी तरह से प्रिपेयर करते करते, और लास्ट में जब गेट का एग्जाम देने गया, तो एग्जाम देने के बाद ऐसे लगा कि हाँ काफी अच्छा एग्जाम गया इस बार तो। और बाद इस में बार सिली आप मिस्टेक्स। इस बार आप स्ट्रेस फ्री होंगे, इसलिए भी हाँ क्योंकि सर। 1 वीक में आप अगर कोई नया न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, और मान लो वो नहीं अटेम्प्ट हुआ, एक ना एक ऐसा न्यूमेरिकल निकल ही जाता है कि जो आप लास्ट 1 वीक में ट्राई करेंगे वो पक्का नहीं होगा सॉल्व। और हाँ नहीं सर। होगा तो आपका जो मोरल है वो डाउन होगा, आपकी यस सर। तैयारी पे आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। तो बेटर है कि लास्ट 1 वीक में नहीं करो न्यूमेरिकल और उसको रिवीजन करो। परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की, और ये हम लोगों ने वीडियो में बताया था उस हाँ समय। सर, वीडियो देखी थी मैंने। वैसे क्लासरूम कोर्स किए हुए टाइम हो गया था, थोड़ी बहुत रिकॉल थी, पर जब वीडियो देखी तो उसके बाद वापस पूरी तरह से स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाई थी मैंने। सारी चीजें आपको याद आ गई होंगी। हाँ सर। अनिल से बात करके हमें क्या पता चला कि अनिल ने अपने 2 इयर्स के क्लासरूम प्रोग्राम को किस तरह यूटिलाइज किया। दोस्तों, आपको भी सीखना चाहिए कि जब ये सेकेंड ईयर आए तो जो थ्योरेटिकल कंटेंट रहता है वो काफी हद तक सेम रहता है, बट न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाते हैं एवरी सब्जेक्ट में। इन्होंने उन न्यूमेरिकल्स को अपने एक्चुअल नोट्स में डाल दिया। प्लस अनिल ने रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स भी किया था। अब देखिए, यस रैंक सर। इम्प्रूवमेंट की खासियत क्या है कि उसमें थ्योरी वाले पॉइंट हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। मेड जी के जितने भी फैकल्टीज हैं, हर सब्जेक्ट के जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड बुक्स के, रेफरेंस बुक के, वो उठाते हैं, उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर रैंक इम्प्रूवमेंट में डालते हैं। इसलिए क्वेश्चन का लेवल काफी डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे, जो नॉर्मली कहीं भी यूट्यूब के लेक्चर में या फिर नॉर्मली क्लासरूम में डिस्कस नहीं होता है। सो दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। और अनिल ने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच किया और उसके भी इनपुट्स अपने नोट्स में डाल दिए। यस सर। जो अलग से शॉर्ट नोट्स टाइप बनाए थे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, तो उसमें जो क्वेश्चन मैं अटक रहा था, जैसे किसी क्वेश्चन में मेरे को अप्रोच नहीं लग रही थी, हम्म। लगभग 60-70% क्योंकि अप्रोच लग जाती थी, क्योंकि क्लासरूम में कंटेंट काफी अच्छा था, तो हम्म। उन बेस पे लग जाता था। पर काफी क्वेश्चन थे जो मतलब एक्स्ट्रा लगते थे, कि जैसे गेट के लेवल से भी काफी ज्यादा है ये। पर हम्म। उनका बेनिफिट ये मिला कि कॉन्सेप्चुअल बहुत बिल्ड हो गए उनसे, तो वो हम्म। मैंने नोट्स में डाल लिए। अच्छा, रैंक इम्प्रूवमेंट वाले। हाँ सर। हम्म। तो ये तो बेनिफिट है। एक्चुअली रैंक इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन का लेवल गेट के लेवल से बेटर ही रहता है, सो दैट कि जब आप एक्चुअल गेट के एग्जाम में जाएं तो आपको लेवल ठीक लगे और आप कंफर्टेबल फील करें, स्ट्रेस फ्री हो करके पेपर परफॉर्म कर पाएं। अच्छा, अब आप ये बताओ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्लासरूम में बैठ करके क्लास करना डिफिकल्ट हो जाता है, 4 घंटे 6 घंटे क्लास करना। आपको ऐसा फील होता है क्या? आपने तो 2-2 साल क्लास किए। नहीं सर, मुझे क्लासरूम का यही एडवांटेज लगा कि जैसे मेरा बेसिक इतना अच्छा नहीं था, कॉलेज टाइम से कुछ बिल्डअप था,
पर कोविड में काफी टाइम गया था, तो हम्म। बेसिक नहीं था। पर मेरे क्लासरूम में बेसिक इम्प्रूव हुए, और जब मैंने जैसे इसी ईयर कोई सब्जेक्ट मेरे को लगा कि वीक है फर्स्ट ईयर में, तो मैंने हम्म। कहीं दोबारा, जैसे एक अपने 2 क्लासें लगती थी सेंटर पे, तो आप दूसरी में ले सकते हैं क्लास। तो उसमें कोई सब्जेक्ट लगा तो लिया। तो वहां पे मुझे फील आया कि अगर अपन, जैसे अपन पढ़ते हैं उसमें काफी चीजें लेक करते हैं, हम्म। अगर फैकल्टी पढ़ा रही है उसमें क्या है कि आप जितना जान रहे हो उससे एक्स्ट्रा जब जानोगे तो उस सब्जेक्ट में डीप नॉलेज बढ़ेगा अपना। करेक्ट तो पॉइंट। उससे उससे मेरे को 2 ईयर में सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिला कि मेरे को सब्जेक्ट में काफी पकड़ हो गई। हम्म। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई क्लासरूम में बैठना बोरिंग लगता है, क्योंकि क्लासरूम तो सेंटर पे कई बार ऐसे होता था कि सुबह से शाम तक भी चलती थी, उनमें थोड़ी रहती थी डिफिकल्टी, पर मैनेज हो जाता था उनमें भी। बाकी 6-7 घंटे की क्लासरूम नॉर्मल लगती थी। तो आपका आपकी जो क्लासेस हैं साकेत वाले सेंटर पे होती थी? हाँ सर। साकेत वाला सेंटर तो बहुत ही अच्छा सेंटर है, ओपन सेंटर है ना? ओपन सेंटर है, पूरा इन्वायरमेंट टाइप का व्यू है पूरा चारों तरफ एकदम। पूरा ग्रीनरी है ना? हाँ सर। पार्किंग स्पेस भी अच्छा खासा है, प्लस मेट्रो स्टेशन के पास है। हाँ सर। आप मेट्रो स्टेशन से वॉक करके आ जाए, और आसपास में मतलब सैदुल्ला जाब है, लाडू सराय है, और खुद वहाँ का भी एरिया है, इग्नू रोड है, वहाँ पे आप कम बजट में रह भी सकते हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस पे है सारी लोकेशन भी अपने रहने की भी। डिस्टेंस पे है। अच्छा, तो यहाँ पे अनिल ने एक पॉइंट और बताया कि क्लासरूम का एक बड़ा एडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट किया, फॉर एग्जांपल नेटवर्क थ्योरी किया या सिग्नल सिस्टम किया, 2 महीने बाद सेम ही सेंटर पे ये सब्जेक्ट वापस से चलेगा। अब वापस से चलेगा, आपको लगता है कि ये दूसरे टाइम स्लॉट में चल रहा है, आपकी जो एक्चुअल क्लास है वो मॉर्निंग में हो रही है, और दूसरे टाइम स्लॉट में इवनिंग स्लॉट में ये सब्जेक्ट फिर से किसी और बैच में हो रहा है। अगर बच्चे को क्लास करने का मन है सेम सब्जेक्ट, तो वो दूसरे स्लॉट में क्लास कर सकता है। तो इससे आपको रिवीजन भी इजीली हो जाता है, और वो भी क्लासरूम में हो जाता है। प्लस इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक ही पढ़ना है तो उस टॉपिक पे ही क्लास आप दोबारा लगा लें। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि कितने साल के PYQ आपने लगाए थे? सर PYQ मैंने 23 के, जब 24 का गेट का एग्जाम दिया था, उस हम्म। टाइम तो अप्रोक्सीमेट 2011 से स्टार्ट करके और 22 तक के लगाए थे, 22-23। हम्म। पर इस ईयर क्या था कि PYQ जब लगाता था तो उसमें ऐसे लगता था कि जैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं ना, कि क्वेश्चन देखा हुआ है वो याद आ जाता है। तो ये मुझे RIB का बहुत एडवांटेज लगा, टेस्ट सीरीज और RIB का, कि वहां आप नए क्वेश्चन देख रहे हो, अपनी रियल प्रैक्टिस हो रही है वहां पे। तो हम्म। यहाँ मैंने क्वेश्चन फिर कम लगाए, 2015 से लगभग अप्रोक्स 10 ईयर ही लगाए, क्योंकि हम्म। रिपीटेशन लग रहा था क्वेश्चन में। आपको रिपीटेशन लगेगा, आप PYQ बार बार लगाएंगे तो जब आप दूसरा भी नहीं, तीसरी बार जब आप लगाएंगे तो आपको रिपीटेशन फील हो जाएगा। तो बेटर है कि आप रैंक इम्प्रूवमेंट बैच कर लो, नए क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के हाँ देखेंगे, सर। प्लस टेस्ट सीरीज में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डालते हैं। टेस्ट सीरीज तो सर काफी अच्छी थी, मतलब ऐसे था कि जब गेट में बैठे तो लगा कि मतलब मेडी जी ने जो पढ़ाया है सब कुछ उसी में से आया है, कोई बाहर है ही नहीं कुछ। तो जितने सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे उन सब के अप्रोक्सीमेट 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे, 60 अपने 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। जिसमें से जो टेक्निकल पोर्शन था उसमें बहुत कम क्वेश्चन छूटे थे, क्योंकि मैंने इंग्लिश के अप्रोक्सीमेट आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, दो उसमें से रह गए मेरे। तो टेक्निकल के 5-6 ही क्वेश्चन ऐसे लगे थे जो कि मेरे से उस टाइम अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, दिमाग में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट। और उसमें से कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, एक दो क्वेश्चन जो जल्दबाजी में हो गया था, काफी ज्यादा इजी थे, एक सिग्नल का क्वेश्चन अदरवाइज था। आपकी रैंक टॉप 10 में आ जाती। हाँ सर। अगर पर उससे जितनी आई है सर उतनी भी, उसी उससे भी काफी खुशी है सर। उससे भी काफी खुशी है। चलो, बहुत अच्छी रैंक है आपकी। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज आपने दिया, तो टेस्ट सीरीज में जो मेडिजी के टेस्ट सीरीज का लेवल था, गेट के लेवल से इंफीरियर लगा आपको, या उससे बेटर लगा, या उसके लेवल को मैच करता हुआ लगा, क्या लगा आपको? नहीं सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गेट से बेटर थे, कि अगर वर्स्ट केस में भी अगर गेट आ जाए तो आप उसको फेस कर सकते हो। मैं सर स्टार्टिंग से बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ,
हम्म। कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा मैंने कि 2 डिजिट की रैंक आ भी सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरा क्रेडिट मैंने केवल मेडी जी से प्रिपेयर की है पूरी स्टार्टिंग से। हम्म। और यहाँ भी मैंने स्टार्टिंग भी एक्सीडेंटली हुई थी मेडी जी के साथ। मुझे हम्म। थोड़ा याद है कि कोविड का टाइम था ना, तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। तो हम्म। मुझे उस टाइम इंग्लिश में काफी दिक्कत होती थी कि पढ़ने में भी मतलब बिल्कुल हिंदी मीडियम स्कूल गए होते हैं तो थोड़ी डर रहता है कि कॉलेज में कहीं बैक वगैरह ना आ जाए। तो मैंने उस टाइम कोविड में क्या है कि मेडी जी की तरफ से कोर्स काफी है ना डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल सब क्लोज हो गया था। सब कुछ। और अपने मेडी जी के हम्म। रिकॉर्डेड कोर्स थे। तो हम्म। मैंने वहां पे ऐसे ही ले लिया कि 2-3 सब्जेक्ट कर लेंगे। हम्म। और उससे क्या है कि कॉलेज में मेडी अपने कॉल सब सिलेबस देखा था गेट का, तो उसमें ये लगा कि 2-3 सब्जेक्ट कॉलेज के 5-6 सब्जेक्ट बराबर है। हम्म। तो उससे ये लगा कि कॉलेज में एटलीस्ट बैक नहीं आएगी। हम्म। और और बाकी सपोर्ट कोविड में नहीं था, कॉलेज से था पर सारे सब्जेक्ट में और ऑनलाइन क्लास में काफी डिफरेंस हो जाता है जब लाइव चलती है तो हम्म। क्वालिटी का। तो फिर मैंने वहां से मेडिजी का कोर्स परचेज किया और उसमें मैंने सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम की क्लास लगाई थी। हम्म। और उसके बाद सिग्नल की लगाई और उसके बाद पावर सिस्टम 2 की लगाई थी। तीनों ही क्लास में मुझे मतलब ऐसे फील आया कि आज तक ऐसी मतलब टीचिंग एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं और जिसको कुछ नहीं आ रहा है, जबकि सिग्नल मेरे उस टाइम कॉलेज में नहीं हो रखी थी। हम्म। सिग्नल में मेरे को बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता था। तो मुझे एकदम ऐसे हो गया कि बिल्कुल टीचिंग जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके और काफी ऊपर तक ले जाते हैं अपने को। उस टाइम ये था कि गेट करना ही नहीं है, कभी मन में भी नहीं था, कॉलेज का सोच के ले लिया था। तो उस वजह से ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं की है मैंने। जो हम्म। थ्योरेटिकल थे अपने क्लास में ट्यूशन होते थे वो कर लेता था बस, अलग से वर्कबुक वगैरह कुछ नहीं लगाए। तो उससे मुझे मेडिजी पे इतना भरोसा तो हो गया था कि यहाँ पे टीचिंग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। और उसके बाद जो गाइडेंस रहता था, क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा रहता था कि अभी लाइव कमेंट दे रहे हो, आपको इनकरेज करेंगे सर कि टाइम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप भी कमेंट दो, सब बच्चे इंक्लूड हो। और आपका तो मैंने लिया था क्लास, तो 2022 में पहला ही क्लास ही आपका था बैच में। ओके। टाइम भी काफी अच्छा लगा कि सिग्नल वापस से रिवाइज हुई तो सिग्नल में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। हम्म। और बाकी जो भी है मेडी जी, और बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं है कि मैं अभी पहले से कोई प्री प्लान करके आया हूँ। हम्म। बिल्कुल मेडी जी ने ही जो है आज मेडी जी की वजह से हूँ यहाँ, मेडी जी की फैमिली ने जो मेहनत की हम पे, जो क्लासरूम में हो चाहे लाइव क्लास में हो, वो ही आज रंग लाई है जो भी है। अनिल, आप और आप जैसे जितने बच्चे हैं वो मेडिजी के एसेट्स हैं। और एक एक बच्चा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर वो मेडिजी पे ट्रस्ट करके आया है तो ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जीरो से उठाना है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेडिजी में आने वाला अगर स्टूडेंट है, उसे नहीं कुछ नहीं आता है, वो मेडिजी पे एक भरोसा करके आता है कि अगर वो मेडिजी पहुंच गया तो उसकी रैंक लगेगी। गेट में रैंक लगेगी, ईएससी में रैंक लगेगी, पीएसयूज में रैंक लगेगी, कहीं ना कहीं रैंक जरूर लगेगी। और इसी भरोसे के साथ हम लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बच्चों का रिस्पांस भी देखते हैं कि ऑनलाइन में कैसा आ रहा है, ऑफलाइन में कैसा आ रहा है। उसके बाद उनका रिस्पांस और उनका पॉजिटिव थिंकिंग देख के हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे भी निकाल ही लेंगे गेट का एग्ज़ाम और ईएससी का एग्ज़ाम। और आपने ऐसा किया भी है। रैंक 31 लेके आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी गांव से आप आए और आने के बाद इतने बड़े एग्जाम को ऑल इंडिया लेवल पे आपने क्रैक किया है 2 डिजिट रैंक में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेटा। अच्छा, अब थोड़ा आप ये बताओ कि अ, जब आप यहाँ पे क्लासेस करते थे तो क्लासरूम का माहौल कैसा लगता था? मतलब क्लासरूम कंफर्टेबल है कि नहीं? और क्लासरूम में आपको क्या डिफरेंस लगा ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन में? आपने तो दोनों क्लासेस की हैं, ऑनलाइन यस भी सर। ऑफलाइन भी। तो आपको मजा किस में आया, कॉन्फिडेंस ज्यादा किस में आया? सर क्लासरूम जैसे टीचर्स की बात करें मेहनत करने की, तो वो तो सर ऑनलाइन में भी काफी करते थे। पर हम्म। मेन डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये था कि जो कन्वर्जेशन होता है स्टूडेंट के बीच की, ऑनलाइन में एक टाइम डिले आता था बीच में। हम्म। उसकी वजह से क्लासें थोड़ी लंबी भी खींचती थी। और हम्म। दूसरा
डाउट ऑन द स्पॉट नहीं जाता था। पर हम्म। ऑफलाइन में क्या था कि जैसे सभी टीचर्स कहते भी थे हमारे कि यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि फेस देख के कि हमें स्पीड कम करनी है या क्लास की स्पीड पढ़ाने की बढ़ानी है, जो भी है समझ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। तो वहाँ ऑफलाइन में सबसे बड़ा मुझे यही लगा कि आपको टीचर्स के सामने बैठे हो, टीचर्स को भी समझ आ रहा है कि आपके मतलब समझ आ रहा है या ऊपर से ही जा रहा है बिल्कुल ही। और हम्म। उसके बाद यहाँ ऑफलाइन में ये है कि क्लास के जस्ट बाद बाहर जैसे लंच ब्रेक हुआ है तो उस टाइम भी आप टीचर से मिल सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, अपने क्लियर कर सकते हो। और पर्सनली भी अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो वो भी ऑलवेज वेलकम रहता था हम्म। टीचर्स की तरफ से। तो उसमें और दूसरा ये था कि ऑफलाइन के अंदर आप सब सारे बच्चों के साथ बैठे हो, एक कंपटीशन फील होता है हम्म। कि यहाँ हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। और टेस्ट होते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि रूम में अकेले बैठे हैं, वहां ऐसा फील नहीं आता था कभी भी। और या तो ऑफलाइन या तो क्लासरूम में हम टीचर्स जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चे रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें तो डर लगता होगा आपको कि कंपटीशन में पीछे हाँ जा। सर, हाँ स्टार्टिंग में लगता था कि बहुत पीछे हैं, पर जब वापस से प्रिपरेशन करने लगे सेकेंड ईयर एक बार की, उसमें लगा कि हाँ काफी डिले किया है हमने, काफी हमारी तरफ से कमी रही है। कोचिंग की तरफ से नहीं थी कमी, हमने हमारा एफर्ट नहीं दिया, उसकी वजह से काफी लगा कि डिले है, तो इस वजह से वापस कोचिंग की, तब ऐसे फील आया कि बच्चे मतलब काफी मतलब जल्दी रिप्लाई देते हैं, अपनी स्पीड बहुत स्लो है उसके कंपेयर में। हो हम्म। जाता था पर स्पीड बहुत स्लो थी। पर हम्म। उनको देख के और फिर नोट्स रिवाइज करते थे। और फ्रेंड सर्किल भी ऐसा था कि जिसके अंदर हेल्पिंग नेचर वाले फ्रेंड थे, तो हम्म। उनमें मतलब हमारा थोड़ा ग्रुप डिस्कशन टाइप भी हो जाता था। वही किसी के रूम पे भी हैं तो कॉल कर लेते थे। तो वहां से स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव हुई। और क्लास के बाहर अगर डाउट आ रहा है कि आप कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कई बार होता है कि अपने बेस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, अपन कुछ और समझ लेते हैं उसको जब काफी टाइम हो जाता है पढ़ाए हुए, तो हम्म। वो भी क्लियरिफाई कर लेते थे। ऊपर से टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट रहता था। तो वहाँ जैसे मेडी जी की तरफ से टेलीग्राम प्रोवाइडेड है चैनल बना के, तो उसमें सारी फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं, आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ। काफी मतलब स्टूडेंट भी काफी ज्यादा मतलब काफी संख्या में है। क्रेडिट है उसमें। तो जैसे ही अपन वहाँ क्वेश्चन डालते हैं या कोई डाउट है उसको डालते हैं, तो विद इन सम मिनट, विद इन वन कोई ना कोई सेकेंड्स ही रिप्लाई आंसर कर आ जाता देता है। है। तो जब ऑन द स्पॉट जब डाउट क्लियरिफाई हो जाता है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें वो क्लियर रहता है, अगर उसका यूज आ रहा है तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है फिर। हम्म। तो इसका काफी मतलब मेडी जी की तरफ से क्लासरूम और दूसरा ये जो टेलीग्राम वाला चैनल हम्म। था, उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला था प्रिपरेशन के टाइम पे। आई थिंक जो साकेत सेंटर है उसमें क्लास कंप्लीट होने के बाद भी आप उसके कंपाउंड में भी आराम से बैठ करके दो तीन दोस्त जो है क्वेश्चन डिस्कस भी कर सकते हैं। प्लस टीचर्स वहाँ बैठे रहते हैं, वो वेट करते हैं कि बच्चा आए। जब तक उसको समझा करके उसके डाउट का भेजते नहीं है वापस, तब तक हम टीचर्स को भी चैन नहीं मिलता है कि अगर ये बच्चा समझ गया और उसके बाद ये खुश होकर के जा रहा है, तो हमें भी सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो, यहाँ तक अगर बच्चा आया है ऑफलाइन क्लास करने के लिए, तो ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाएं। यस सर। अनिल, अब आप ये बताइएगा कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे। सर पढ़ाई के आवर्स ड्यूरेशन मेरा थोड़ा लेस रहता था, पर मैं जब पढ़ता था तो मतलब टाइमिंग नहीं देखता था सर, कि अभी जैसे पढ़ने बैठ गया, जब तक मेरा मन कर रहा है उस सब्जेक्ट को, कभी 3 घंटे भी, कभी 4 घंटे भी ब्रेक ले लेता बीच में, 1 डेढ़ घंटे का भी ब्रेक, अगर मेरा मन नहीं है पढ़ने का तो बिना मन नहीं पढ़ता था मैं। या ऐसे लगता कि आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो उस दिन ट्यूशन लगा लेते थे। जब ट्यूशन नहीं बनते थे तो अपन अंदर से आता था कि अब पढ़ लेना चाहिए थोड़ा, भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेट मेरा एवरेज 7 to 8 आवर रहता था। 7 to 8 आवर्स की स्टडी होती थी। और जब हाँ क्लासेस करते थे, जब मेडिसिन में आपकी क्लासेस रहती थी, ठीक है, तो उस समय आप मैनेज कैसे करते थे? जैसे 4 घंटे की क्लास है या 6 घंटे की क्लास है, तो उस समय कितना सेल्फ स्टडी करते थे? टाइम सर मेरे से थोड़ा मैनेज काफी कम हो पाता था, कभी कभी नहीं भी हो पाता था। पर मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता था, जैसे क्लास में किया उसको वापस रिवाइज करना, क्वेश्चन करना। पर हाँ उसमें जो पीछे का जो रिवीजन है वो थोड़ा कम हो पाता था बहुत, जैसे वीक में 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया,
हम्म। तो बाकी क्लासरूम टाइम भी, क्लासरूम का जैसे टाइम है उसके हिसाब से भी मैंने लास्ट के अंदर किया था। मैंने जब लगा कि अब काफी देर हो गई है और अब काफी मतलब टाइम निकल रहा है, अब वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम ऐसे था कि जाके रूम पे सो जाता था एक बार कोचिंग के जस्ट बाद में। 1-2 घंटे की रेस्ट ले लेता जिससे क्या मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता। उसके बाद मैं बैठता था 4-5 घंटे अच्छे से स्टडी करता, और उसके बाद शाम का खाना खाते, उसके बाद फिर वापस 1-2 घंटे की पढ़ाई करके सो जाते थे, क्योंकि सुबह क्लास होती थी वापस जल्दी। लास्ट में अच्छे से मैनेज हो गया था। पर उसमें काफी टाइम लगा समझने में मेरे को। ये करेक्ट ब- स्ट्रेटजी है कि आप क्लास करके वापस जा रहे हैं अपने रूम पर, तो पहले आपको 1-2 घंटे का नैप ले लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर जब माइंड आपका फ्री हो जाए क्लास के कॉन्सेप्ट से और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, तो वापस से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर लें, और जो चीज़ें आपको सॉल्व करनी है वो आप सेल्फ स्टडी में कर लें। ओके। अच्छा, अब आप ये बताओ, गेट तो आपने क्लियर कर लिया, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन है, उसका प्री होगा, मेंस होगा। उसके बारे में कुछ सोचा है आपने क्या? नहीं सर, उस टाइम ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसे लगता था कि सिर्फ गेट ही हो पाएगा। उसमें भी ऐसे नहीं सोचा था कभी कि इतना अच्छा पढ़ लेंगे, टीचिंग के बाद मतलब पढ़ाया है उसके बाद इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि इतना स्कोर कर लेंगे। पर अभी जैसे गेट देने के बाद एग्जाम दिया इस बार, उसके बाद से मन में था कि ईएस करेंगे, तो इसलिए कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं। और अभी जीएस की भी क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी। हम्म। तो अभी मन में है इच्छा थोड़ी करने की। हम्म। बाकी देखते हैं जो भी रिजल्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो हमने सारी चीजें तो बात कर ली है आपसे। सोर्सेस ऑफ स्टडी आपने क्या यूज किए थे? आपने कोई अलग से बुक बुक पढ़ा, या अलग से कोई क्वेश्चंस लगाए कहीं और के, या फिर मेडी जी के जो सोर्सेज आपको लगे वो मोर देन इनफ थे? सर मेडी जी के सोर्स थे वो, एक्चुअली तो वही मोर देन इनफ थे। वही अगर वही मतलब कंप्लीट कर लें तो काफी है। क्योंकि यहाँ पे एक तो अपने क्लासरूम नोट्स में भी बहुत क्वेश्चंस की वैरायटी हो जाती है। हम्म। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद वर्कबुक हो गई, जिसको कि वर्कबुक जिसके हो। क्वेश्चन मोस्टली क्लासरूम कंटेंट के अंदर इंक्लूड नहीं रहते, वहाँ अलग क्वेश्चन है, वर्कबुक में अलग है। हम्म। और उसके बाद जैसे क्यूआरसी वगैरह चलता है, तो वहां से आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज है, तो मैंने क्या किया था कि 2 ईयर की टेस्ट सीरीज है लिखी। मेडी जी में रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो लास्ट ईयर वाली भी आप ले सकते हो साथ में टेस्ट यस। सीरीज। तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी बढ़ गए मेरे पास। हम्म। उसके बाद गेट पीवाईक्यू है मेडी जी की तरफ से। हम्म। और उसके बाद मैंने ये आरआई भी लिया, तो इसमें तो बिल्कुल ही वर्कबुक में एक एक चैप्टर के भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन ही कवर हो जाए एक के अंदर भी, ऐसे क्वेश्चन भी थे काफी। तो मैंने इनके बाहर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है बिल्कुल भी। और नोट्स मेरे को सबसे, नोट्स के अंदर पढ़ लिया तो उतना अगर पढ़ के जा रहे हैं गेट में, तो आप ऐसे लगा कि पहली रैंक भी ला सकते हो, उससे ऊपर तक कहाँ जाएंगे हम। वो आप ला भी सकते हो फर्स्ट रैंक, क्योंकि आपने सारे कोर्सेज तो किए ही हैं, और जो जैसे चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल की है। आपने एफर्ट अपनी तरफ से किया है, और सारा रिवीजन भी किया है। तो अनिल से बात करके व्यूअर्स को मैं एक चीज़ बता दूं कि अनिल से बात करके ऐसा लगा कि जो क्लास नोट्स है, वर्कबुक है, गेट के पीवाईक्यूज हैं, और प्लस जो टेस्ट सीरीज है, ये मोर देन इनफ है। इसमें अगर आप रैंक इम्प्रूवमेंट बैच इंक्लूड कर ले, तो ये आप में आपके कॉन्सेप्ट को और प्लस करता है और अपग्रेड करता है। अगर आप इतनी सारे कोर्सेज और इतने सारे चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो इसके अलावा और किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अनिल, अभी इस इंटरव्यू को कंप्लीट करने के पहले एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। गेट 2026 के लिए आप एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी साइड से? सर पहले तो ये कि जो कवर कर रहे हो आप, अगर उसके अंदर आपके पास जब मेडी जी में क्लास जा रहे हो या कहीं भी क्लास जा रहे हो, आप गेट के एस्पायरेंट हो, तो उसके अंदर क्या है कि अपने जो सब्जेक्ट किया है, अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उस हम्म। सब्जेक्ट को तो आप इतना अच्छा बना लो कि गेट के एग्जाम में उस सब्जेक्ट से एटलीस्ट नंबर ना जाए।
इस तरह से अगर अपने पास एक काफी सब्जेक्ट हो जाए तो एक ऐसा है कि अपन एक सेफ रैंक हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे काम करो, जैसे वीक है उन पे भी काम करो, पर अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन वीक सब्जेक्ट पे काम करने की वजह से वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम्म। वो अपनी बैकबोन की तरह काम करेंगे पेपर में। और एक्स्ट्रा वाले अपने को एक रैंक की तरफ आगे पुश करेंगे, और हम्म। जिससे आप एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो। और बाकी मेडिजी एक मेडिजी आप ज्वाइन करो अच्छे से। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे वो भी जब इतना अच्छा कर सकते हैं, जिन्होंने बिल्कुल हिंदी में पढ़ाई की थी, और यहाँ पे ये भी नहीं था कोचिंग में कि हिंदी माध्यम से हो आप तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश यूज होती थी। मतलब टीचिंग में ऐसा था कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मिक्सअप चलती थी। हाँ, यहाँ तो तो मैं वहाँ समझने में भी दिक्कत नहीं आई मेरे को। हिंदी प्लस इंग्लिश रहते हैं, तो दोनों चीजें हाँ। हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। और आगे पीएसयू के इंटरव्यू में भी जैसे फेस किए थे, तो उसमें भी आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हो। तो हम्म। काफी लोगों के, मेरे पर्सनली डाउट था पहले कि इंग्लिश नहीं आती है तो अपन गेट में अगर प्रिपेयर करें तो आगे अगर गेट क्लियर भी कर लें तो आगे क्या करेंगे जब इंग्लिश नहीं आती इंटरव्यू में। ऐसा रहता है कि इतने बड़े पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें हिंदी में काम थोड़ी होता होगा। तो मेरे एकदम पास में रहते हैं यहाँ घर में, 2018 मेडी जी से ही पास आउट है वो भी। हम्म। मतलब मेडी जी से कोचिंग की थी, उनकी भी ऑल इंडिया रैंक 108 आई थी इलेक्ट्रिकल में। तो हम्म। उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, हिंदी से दिक्कत नहीं आएगी। और जब मैंने 2023 में जब अच्छी रैंक नहीं आई तो मैं उन्हीं के छोटे भाई, जो उनसे भी काफी, मतलब उन्होंने भी मेरे को गाइड किया है। तो उनके जब फिफ्थ रैंक आई थी उन्होंने भी मेडी जी से प्रिपेयर की थी, और बिल्कुल हमारे घर के सामने ही घर है उनका। तो काफी इंस्पिरेशन रहता है कि जब करते हैं अपने आस पड़ोस के गाइडेंस रहता है, वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने साथ। और ऊपर से क्लास के अंदर आपने भी काफी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे, ओएनजीसी के अंदर भी आपने काम किया था, वो भी एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब और फिर मेरा आपने, इंटरव्यू हिंदी में ही हुआ था। हाँ, ईएस नहीं वगैरह हुआ का भी था, एक्सपीरियंस नहीं, शेयर किया इंटरव्यू था। मैं हिंदी में ही देता था, और जो भी सिलेक्शन हुआ है वो इंटरव्यू हिंदी में ही देके हुआ है। हाँ सर। तो ये दिक्कत नहीं थी। तो आप सभी को, मतलब जो 26 के एस्पायरेंट्स है उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी है कि आपको भाषा की कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे मेडिजी जैसे को ज्वाइन करो, आपको बिल्कुल बेसिक से करो। ऐसे नहीं कि आधा कहीं से और से आधा कहीं और से, उससे क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं हो पाते फिर। उससे अगर आपका एक, वेस्ट होगा, उससे आपका टाइम वेस्ट हाँ, होगा। हाँ सर, तो मैंने यहाँ से किया था तो वही कॉन्सेप्ट उसी ले में जब एक ही बार बार वही पढ़ा, तो वो सेम टीचिंग होने की वजह से सारे कॉन्सेप्ट बनते गए और बिल्ड होते गए, उससे काफी अच्छी हेल्प मिली मेरे को। ओके। तो अनिल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। आप अपने जीवन में ऐसी तरक्की करें, सफलता की राह पर आगे बढ़ें, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करें। यही मैं विश करता हूं अपनी तरफ से और मेडी जी की तरफ से। और व्यूवर्स को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए गेट के प्रिपरेशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन से रिलेटेड, पीएसयूज के प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर आरआरबी जेई, या फिर एसएसबी, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी से रिलेटेड, देन वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप को कांटेक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो आपको हेल्प चाहिए वो आप हेल्प ले सकते हैं। प्लस आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें वीडियोस में हमें बात करनी चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अनिल, जाने के पहले अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि अब आपने पहला पड़ाव तो पार कर लिया गेट का, यस सर। उसके बाद क्या? अभी एमटेक करने का आपने सोचा है, तो आप क्या सोच के चल रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से करेंगे और कौन से कोर्सेज आप लेना चाहेंगे? सर अभी एमटेक का थोड़ा सोचा है कि अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या वीएलएसआई दोनों में से कोई इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे आईएससी हो गई, आईआईटी बॉम्बे हो गया, या फिर दिल्ली या कानपुर यहाँ से मिले तो एमटेक परस्यू कर सकता हूँ। अदरवाइज सेकंड चॉइस पीएसयू है, हम्म। अगर अच्छा पीएसयू मिले तो। आपकी रैंक तो बड़ी अच्छी है, आपको कोई भी अच्छा पीएसयू मिल जाएगा।
ठीक है। यस ऑल द सर। बेस्ट एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज। और थैंक यू सर, आप सभी मेडी जी की टीम का, जिन्होंने मतलब बिल्कुल परिवार की तरह एकदम आगे बढ़ाया हमेशा। और ये सारा क्रेडिट मेडी जी को जाता है मेरा। और जैसे फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव थी। और मेडी जी की टीम ने जो एफर्ट किए हैं, आज उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ। और थैंक यू सर। जो मेरे फैकल्टी गुरुजन रहे, उन सभी को प्रणाम। और आप सभी बच्चों की वजह से मेडिजी है। आप मेडिजी पर भरोसा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। और जो भी रैंक लेकर के आए हैं उसमें आपका बहुत बड़ा एफर्ट है। ऐसे आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।